जय माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और आज हम केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका एम बताना चाहूंगा। आज का जो हमारा इस वीडियो का एम है, आपको इंट्रोड्यूस करवाना है सॉलिड स्टेट से, सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और बायोमोलिक्यूल्स से, जहां हम पहले आपकी यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल के पैरामीटर्स देखेंगे, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, फिर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके नाम पढ़ेंगे, पूछ लेते हैं आपसे। उसके बाद हम 3M का मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट बायोमोलिक्यूल। इन बायोमोलिक्यूल वी विल स्टडी कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जिनके एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे। और जनरली मैनी और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो बायोमोलिक्यूल्स के हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आपका, लाइक हालांकि जो आपके सीजीएल तक के एग्जाम, आईपीएस आईएएस लेवल तक के एग्जाम होते हैं, आपके एचएसएससी लेवल के एग्जाम है, आपके सिंपल नॉर्मल क्लर्क लेवल के एग्जाम भी होते हैं, सब में आपसे ये सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो आप सभी के लिए ये केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और कंप्लीट देखिए। ओके जी, आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा थोड़ी, जैसे 1.5 से मल्टीप्लाई स्पीड कर लीजिएगा। जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कर लीजिएगा ताकि आप थोड़ा फास्ट देख सकें। और जिसने पहले पढ़ लिया है अभी, वो फिर आप सेकंड 2 की स्पीड से देखिएगा। ओके जी, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और सबसे पहले देखिए भाई वीडियो में क्या है। Next, what will be in the video? We will study all these things what I have told you. Let's see. जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री के कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी बनाने में और ए लिटिल बिट योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके जी, तो लेट्स बिगिन केमिस्ट्री विद सम क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चंस या फर्स्ट कंसेप्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर। तो सबसे पहले बात करेंगे मैटर। मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग या समथिंग विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस, जिसको हमारी 5 सेंसेस एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके। विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरता हो, और हमारी 5 सेंसेस द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके। आइज, नोज, टंग, ईयर, स्किन द्वारा आप इसको एक्सपीरियंस कर सके। मैटर इज दैट थिंग, ओके, जो स्थान घेरता हो जैसे, और उसका स्थान कोई और न ले सके। स्थान घेरने का मतलब जिसका स्थान कोई और न ले सके। जैसे मान लो ये यहाँ पे आ गया, अब जब तक इसको आप यहां से रिमूव नहीं करेंगे तब तक इस पोजीशन पे ये नहीं आ सकता। ओके, अब देखिए चला गया, जो ऑक्यूपाई स्पेस, तो दैट इज मैटर। पर हमारा इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है केमिस्ट्री में, देखिए जो आपका मैटर है, क्या भाई मैटर, इसकी जो बेसिक डिफाइनिंग यूनिट होती है वो हम क्या लेके चलते हैं भाई। व्हाट इज बेसिक डिफाइनिंग यूनिट ऑफ मैटर, टेल मी। दैट इज एटम। वो क्या होती है भाई, एटम। लाइक दिस हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। ओके, कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
5 स्टेट ऑफ मैटर। देख, इसलिए मैंने नहीं बोला कितनी होती है, 5 स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो आपकी आग होती है ना, दैट इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। एंड एक और होती है जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बीईसी, बोस, तेंद्रनाथ बोस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म ऑफ मैटर, ये सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। ओके, देखिएगा जो आपका मैटर होता है उसकी बेसिक यूनिट एटम होती है। लाइक दैट हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट की। जो आपकी सॉलिड स्टेट होती है, बताइए उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। 5 फॉर्म होगी मैटर की, उसमें सॉलिड स्टेट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। इसके भी रीजन होते हैं। कोई सब्सटेंस क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके 2 रीजन होते हैं, दोनों अपोजिंग फैक्टर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। ओके, अगली थिंग, इनके अंदर जो सॉलिड स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि जो 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। सॉलिड्स में विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे रिजिडिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पॉइंट्स एटम के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। सॉलिड्स आर रिजिड, दैट्स व्हाई these solid have definite shape and definite volume. The next thing is, what is the basic defining unit of solid state? बताइए। That is cell, मतलब that is unit cell। अब बात करेंगे what is unit cell। unit cell क्या होती है? unit cell solid का smallest 3 dimensional part होता है, जिसको जब हम बार बार अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करते हैं ना, तो आपका सॉलिड बन जाता है। अब जो सॉलिड बनता है उसे स्पेस लैटिस कहते हैं। ओके, यूनिट सेल के बार बार रिवीजन से जो स्ट्रक्चर बन जाता है तीनों डायरेक्शंस में, उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। ओके, तो यूनिट सेल सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट होता है जिससे सॉलिड यानी स्पेस लैटिस बनता है। ओके, अब जो आपकी यूनिट सेल 3 डायमेंशनल है भाई, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 लेंथ्स मिलेंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसी बेस पे हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स के पैरामीटर क्या होते हैं? यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं, सुनिएगा। यूनिट सेल के पैरामीटर्स में 2 चीजें आती है। फर्स्ट इज एक्सियल लेंथ। आप लिखेंगे भाई जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, एक्सियल लेंथ। एंड सेकंड पैरामीटर इज एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल, लेंथ्स कह सकते हो आप, एंगल्स कह सकते हो। एक्सियल का मतलब क्या होती है? साथ वाली। फॉर एग्जांपल मान लो ये इसके साथ वाली जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इसके साथ वाली, इसे एक्सियल लेंथ कहें। ओके, देखिएगा इसमें जो आप एक्सियल लेंथ होती है उनको हम लेके चलते हैं ए, बी एंड सी। ओके, और जो आपके एक्सियल एंगल्स होते हैं वो हम लेके चलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। क्या लेके चलते हैं भाई? गामा, अल्फा, बीटा। 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही आपकी क्या होती है? लेंथ। तो व्हाट आर, आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, और कोई आपसे ये क्वेश्चन करे या नहीं करे, पक्का करूंगा। ओके, लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस। So what are the parameter of unit cell? These are axial lengths and axial angles. Axial length 3 टाइप की आपकी, A, B and C, और axial angles that are also 3 types, alpha, beta, gamma. Okay. अब on the basis of these axial lengths and these axial angles कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, 60 के इक्वल है, 120 के इक्वल है, या आपस में इक्वल नहीं है, या सारे बराबर हैं, सारे इक्वल है, सारी लेंथ बराबर है। आपकी जो यूनिट सेल है वो 7 प्रकार की है, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और उन्हें हम कहते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो ये जो आपके हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाती हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्या बनाते हैं? क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको?
7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि जो आपकी यूनिट सेल है जिसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 प्रकार की यूनिट सेल है, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है। समझिएगा कोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल की वो इक्वल है या नहीं है, उनकी क्या क्राइटेरिया है, इस बेस पे आपके 7 प्रकार के यूनिट सेल या 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इज इट क्लियर? डन। जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा और कैसे। ठीक है, देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे सामने है क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज क्यूबिक यूनिट सेल? सीधी सी बात इसमें भाई, जो आपकी ए, बी और सी एक्सियल लेंथ होती हैं वो तीनों इक्वल होती हैं, और एक्सियल एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये भी इक्वल होते हैं। क्लियर? तो वो कौन सी यूनिट सेल है जो मोस्ट सिमेट्रिकल होती है, जिसके अंदर एंगल बराबर होते हैं और एक्सियल लेंथ बराबर होती है और एक्सियल एंगल बराबर होते हैं, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और खास बात, ये जो आपके एंगल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेंथ नहीं एंगल्स, ये 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं। ओके, दिस इज क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, इसके अलावा जो आपका सेकंड क्रिस्टल है दैट इज ट्राइक्लिनिक। वो क्या है भी आपका? ट्राइक्लिनिक। हम डिस्कस करेंगे उसके लिए ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर? जो ट्राइक्लिनिक होती है उसकी खास बात इसी में कर रहे हैं, न तो आपका ए बराबर बी न बी बराबर सी, एक भी लेंथ बराबर नहीं होती, तीनों अनइक्वल होती है, कोई एंगल बराबर नहीं होता, और अगली बात 90 के बराबर भी नहीं होता। ये कहानी हो जाएगी किसकी? ट्राइक्लिनिक की, ताकि आप आसानी से समझ सके। आप रट्टा मारे फिर वो आप पेपर में भूल जाए, ऐसा नहीं करना है। ओके, हाँ। तो जो ट्राइक्लिनिक है, क्यूबिक, समझ में आया? मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक, सिमेट्रिकल इज क्यूबिक। समाप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, कहानी कुछ ऐसे, ये भी देखिए क्या है भाई, तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है, 3 नंबर आ गया, इसलिए हम ले आए ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, 4 नंबर आ गया, हम ले आए टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। 5 नंबर आ गया, जरूरी नहीं है हम पचबुच, हेक्सागोनल लेके आ रहे हैं भाई। क्या लेके आ रहे हैं? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सुनिएगा, ट्राइगोनल, इसको हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? RHOMBO, रोम्बोहेड्रल। क्या खास बात है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम की? ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह व्यवहार करती है, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज होती है, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अगर 60 डिग्री क्या 90 के बराबर होंगे? 60 के यार, 90 कैसे बराबर होंगे? सीधी सी कहानी है भाई, एक्सियल लेंथ बराबर होंगी, एक्सियल एंगल भी बराबर होंगे, बट ये तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होंगे। ऐसे लिखेंगे भी इस कहानी को, 90 के बराबर नहीं, तीनों बराबर है, 90 के बराबर नहीं है। ये कहानी है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल की। तो समबाहु त्रिभुज के नाम पे तीसरा भी क्लियर हो गया, पहला क्यूबिक, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर ये भी। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, समझना है केवल। टेट्रागोनल में भाई तीनों एंगल बराबर होते हैं, 90 के भी बराबर होते हैं, टिक मार कर दूं, तीनों एंगल बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे टेट्रागोनल के अंदर। आई के समझ? पर जो टेट्रागोनल में लेंथ होती है, देखिए पहले वाली तो बराबर होती है भाई, ये जो बी और सी है ना, समझ गए, बराबर नहीं होता। ओके, हाँ, एंगल्स बराबर होंगे 90 के भी। डन है। हेक्सागोनल की कहानी बहुत स्पेशल है, पर ये कहानी टेट्रागोनल से मिलती जुलती है। इसमें भी आपका ए बराबर होता है बी के, पर बी बराबर नहीं होता सी के, सी कुछ और होता है, पर ए भी बराबर होता है। आई की बात समझ में? हाँ, पर खास कहानी की है यहाँ की, बोला जो अल्फा होता है
और जो बीटा होता है बोला वो 90 के बराबर होता है। हेक्सागोनल की खास बात गामा, मतलब गामा वो साउंड निकल जाता है भाई, बोला मैं 90 के बराबर नहीं होऊंगा, मेरी कहानी 120 डिग्री के पार। हेक्सागोनल 6 दूनी 12 2 12 बस। तो गामा होता है ना जी वो 120 डिग्री का होता है हेक्सागोनल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, बस यही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है आपकी किसकी, हेक्सागोनल की। जैसे हमारी ह्यूमरस फीमर की डिस्टिंग्विशिंग फीचर होती है। देखिए भाई क्या बोला मैंने, समझ में आया भाई? एक तो ह्यूमरस बोन होती है और एक फीमर बोन होती है, उनकी कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर होती है। ऐसे ही जो आपका हेक्सागोनल है इसकी खास बात होती है। तो पहले हमने क्यूबिक पढ़ा, फिर ट्राइग्लिनिक पढ़ा, फिर उसके बाद ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, एक ही बात है, फिर टेट्रागोनल, फिर हेक्सागोनल, कहानी समाप्त। हेक्सागोनल में 120 डिग्री याद रख लेना बस। फिर कहानी आई है छठी की। छठी का नाम क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। क्या नाम है भाई? ऑर्थोरोम्बिक। क्या नाम है? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक 5 बार पढ़िए, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। दिस इज 5वां, नहीं छठा, छठा है भैया। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की क्या कहानी है? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की कहानी की है, देखो पहले में काटा, दूसरे में टाटा, मतलब ये एंगल्स के लिए, ये लेंथ के लिए, लेंथ एक भी बराबर नहीं होगी, एंगल्स बराबर होंगे, सारे 90 के बराबर होंगे। देख लो क्रिस्टल सिस्टम और नहीं है। जो आपका टेट्रागोनल था ना उसमें बी बराबर नहीं थी सी के, बाकी एंगल्स बराबर थे। इसमें क्या है, ए भी बराबर नहीं और बी भी बराबर नहीं है, सी बराबर नहीं है, एंगल्स क्यूबिक वाली कार्ड। ऑर्थोरोम्बिक समाप्त। ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं भाई, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स द 7 क्रिस्टल सिस्टम। जरा प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा, मोनोक्लिनिक, मेरे केले का क्लिनिक, मोनोक्लिनिक। इसकी कहानी कुछ यूं है, बोले ये कहानी तो यूं है, लेंथ वाली इनमें बराबर नहीं होती, पर जो दूसरी कहानी है ना उसमें बीटा थोड़ा चकमा दे जाता है। बोले अल्फा बराबर है गामा 90 की, पर जो बीटा है ना वो 90 के बराबर नहीं है भाई। समझ में? ऐसे लिखेंगे इसको, बीटा 90 बराबर नहीं, ऐसे लिख सकते हो आप, अल्फा बराबर नोट बीटा के बार कंफ्यूज करने के लिए पता क्या कर देते हैं आप लोगों को, ऐसे देंगे यहाँ पे, आप सोचेंगे ओ 90 बराबर नहीं है बीटा, ठीक है, तो भैया इसको ऐसे बोल देना अल्फा बराबर नोट बीटा, तो ये कहानी जचेगी। अगर कोई आपको अलग से करके दे मोनोक्लिनिक के लिए, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो रेयरली अगर किसी ने यहाँ पे टिक आगे क्वेश्चन दे दिया ना तो टिक जाओगे, तो थोड़ा तरीके से याद रखना, रट्टा मारोगे ना साफ हो जाओगे। क्या समझ में आई बात? तो गौर रखिएगा इस बात, ध्यान दे ले आराम से। सुनिए बेटा, आगे सुनिए। जो आपका मोनोक्लिनिक है, लेंथ बराबर नहीं होती कौन सी भी, लेकिन जो अल्फा बराबर है गामा के, गामा बराबर है 90 के, लेकिन बराबर नहीं है बीटा के, ठीक है? समझना इसको क्या बोल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया ना, अल्फा बीटा बराबर नहीं है और गामा बीटा बराबर भी नहीं है, तो ये कहानी आ जाती है, कई बार एक चीज दे दे आपको, ठीक है? ठीक है जी, तो ये थे आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स, कि वो इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ओके। अब एक बात सुनिए भाई, क्या बात है, हम जो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं ना, वो एक बार आपके टॉपिक वाइज कहीं 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 से बताई जा रही है, ओके, और आपको क्या करना है, इनको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आप इनको लर्न करने की एबिलिटी डाल लेंगे ना, ठीक है, तो कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और करीब एक बार पढ़ाने के बाद अगर आपने 3 बार नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अपनी कहानी ऐसी है, बस सिंपल सी बात। अगर आपने इसको एक बार देख लिया, कुछ नहीं होने वाला आपसे, 3 बार कम से कम पढ़ना है जी, ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, पहले क्यूबिक पढ़ा हमने, फिर ट्राइक्लिनिक पढ़ लिया, फिर ट्राइगोनल पढ़ लिया, फिर टेट्रागोनल पढ़ लिया, फिर हेक्सागोनल पढ़ लिया, फिर बारी आई ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक की, फिर बात कर ली हमने किसकी, मोनोक्लिनिक की। हो गए आपके 7 प्रकार के वेट सेल, सिंपल, ठीक है।
फिर यूनिट सेल को नंबर ऑफ एटम की लोकेशंस कहाँ है इस बेस पे दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होती हैं उनमें केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर प्लस अदर पोजीशन पे पाई जाती है। जो बीसीसी और एफसीसी वहीं से निकली है, नॉन प्रिमिटिव से। पर हमें यही पढ़ना था बस, क्योंकि एक नंबर डन है आपके एनटीए नीट में भी और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एचबीएसई हो चाहे वो हो कोई, ठीक है, चाहे हमारे टेस्ट हम ले रहे हैं भाई, ठीक है, पक्का आएगा 100% नहीं 333%, 3 नंबर में। अब आपका भाई सॉलिड स्टेट का ये पार्ट कंप्लीट होता है। हम इतना सही पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। चाल भाई गया सॉलिड स्टेट, मैटर को रख लेते हैं लग्जरी के लिए। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। ओ सॉल्यूशन क्या होता है, गौर फरमाइएगा। व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ विल यू डिफाइन सॉल्यूशन। एक्चुअल में जो सॉल्यूशन जो मैटर होता है उसकी जो कुछ जब टाइप आते हैं तो उसमें मैटर की जो डिवीजन कर रखा हमने, मैटर का जो क्लासिफिकेशन कर रखा उसमें प्योर सब्सटेंस कर रखा है, साथ में क्या कर रखे हैं मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है मैटर की फॉर्म में वो क्या है, मैटर की फॉर्म में भाई सॉल्यूशन एक प्रकार से मैटर ही होता है। ये मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस का मतलब जिसमें हम कंपोजिशन जो फेज होता है वो हर जगह उस मिक्सचर में से कहीं से उठा ली सेम मिलेगी। मतलब कंपोजिशन हर जगह से उस मिक्सचर सॉल्यूशन को कहीं से भी आप 2 बूंद 1 बूंद 5 बूंद 10 बूंद उठा लीजिए, आपको कंपोजिशन सेम मिलेगी। बनावट कितने प्रतिशत क्या क्या चीज आपने मिला रखी है वो हर कंपोजिशन हर पार्ट आपको वो चीज देगा। ओके, सेम रेशियो, दैट इज होमोजीनियस। क्लियर। मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीज मिलती हैं, सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस। क्लियर। पर खास बात है मिक्सचर की, ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए, सुन लीजिए भाई, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस। डन है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पानी में चीनी को घोल दिया तो भाई पानी डिजोल्व हुई है, पानी में चीनी जो शुगर ना आपके डिजोल्व हुई है, रिएक्ट नहीं की है, शुगर ने पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, ये आपका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन में जो हम पढ़ेंगे ना, हमारे जो दे रखा है भाई वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट ले सकते हैं आप, लेकिन जो सॉल्यूशन आपको पढ़ना है +2 के अंदर 2 +2 2 ही कंपोनेंट होते हैं, दैट आर दिस सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आपको स्टडी करना है वो कैसा सॉल्यूशन है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, एक तो सोल्यूट और एक सोल्वेंट। जैसे आपने चीनी डाल दी पानी में तो जनरली हमने देखा होगा कि पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी हम कम लेते हैं। क्या पता भी यार कुछ होते हैं, क्या चीनी ज्यादा ले पानी कम लेते, कोई बात नहीं। जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होता है उसे सोलवेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा ना उसे सोल्यूट कहेंगे। आई कहानी समझ, बस हो गया सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन हो गई। तो बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो क्या भाई सोल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, और एक होता है आपका सोलवेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है। मान लो चीनी आपने ज्यादा ले ली तो चीनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आपका सोलवेंट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, समझने की बात है। आगे देखो भाई, जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्ट नहीं करते मिक्सचर, ये मिक्सचर की बात होगी। तो शब्द को खोल लीजिएगा, इसे शब्द को खोलना कहते हैं। ओके, तो आपके सामने सॉल्यूशन के बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसमें जो सॉल्यूशन यूनिट है ना उसके अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। दीज आर 4: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और सारी कहानी किस बात से जुड़ी हुई है कि अगर आप एक सोलवेंट में जो सोल्यूट मिक्स करते हो ना, तो 4 प्रकार की कोलिगेटिव क्रिएट हो जाती है। चारों पढ़नी है, वो भी वेंटो फैक्टर आयोटा के साथ पढ़ाऊंगा आपको। डन? हाँ, ध्यान रखना। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा पॉइंट है आज का हमारा, वो यही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 कैपिटल M वेयर M इंडिकेट्स मोलैरिटी। दिस M का मतलब क्या है जी? मोलैरिटी। हाँ, तो आपको 3 कैपिटल M का मीनिंग बताना है, क्या मतलब। तो मीन यानी इसका मतलब कैसे निकालते हैं देखिएगा। किसी न्यूमेरिकल निकालते समय, कोई न्यूमेरिकल जब निकालेंगे ना सॉल्यूशन के, तो वहां पे आपको आएगा 3M का मतलब। पता होगा तो आप भी अप्रोच कर पाएंगे आप। तो पहले मैं आपको 3 कैपिटल M का मतलब बताता हूं। 3 का मतलब है जी, जो ये मोलैरिटी सॉल्यूशन की होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म है एक सॉल्यूशन की, मोलैरिटी। तो जो 3 होता है ना, इसका मतलब होता है जो छोटा कंपोनेंट है ना, जो अपना ये सोल्यूट है, हाँ, ये 3 मोल है इसके। कितने मोल है जी? 3 मोल। और ये कहानी ऐसे है कि 3 मोल कितने सोलवेंट में है, यही मोलैरिटी बताती है। और 3 मोल है ना, ये आपके 1 लीटर सोलवेंट की है। अगर आपके पास मान लो 10 लीटर सोलवेंट, तो उसमें कितने मोल होंगे? 10 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 30 मोल। यो भी मतलब है इसी बात का, ठीक है। सुनिएगा फिर से, 1 लीटर में कितने मोल है सोल्यूट के, ये बताती है आपकी मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यानी अमाउंट यहां पे हम लेके चलेंगे इन मोल्स, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई, गौर फरमाइए। कई बार कंफ्यूजन हमें क्या होता है, मैं कह दूं आपके 30 मोल हैं 10 लीटर में, बताइए मोलैरिटी क्या होगी भाई? 1 लीटर वाली, 1 लीटर में इतने मोल होते हैं ना, वही मोलैरिटी होती है। 10 लीटर में आप 1 में निकाल लो, भाग करेंगे 3 आ गया, मोलैरिटी कितनी होगी? 3M। ठीक है बात है। तो जो 3 मोलर होते हैं ना, 3 मोल, जिसे मोलर बोलते हैं, मोलैरिटी के लिए शब्द यूज करते हैं मोलर, 3 मोलर प्रोनाउंसिएट करते समय आप यूज करेंगे। तो जो आपका 3 है नंबर ऑफ मोल्स, M का मतलब दिखाएगा 1 लीटर सोलवेंट। नहीं 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 नहीं, ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। 1 लीटर सोल्यूशन होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद। 1 लीटर सोल्यूशन में सोलवेंट नहीं करेंगे हम ना, सॉल्यूशन होना चाहिए, सही है, ध्यान रह गया। कई बार आपको यहाँ सोलवेंट देके भी आपसे क्वेश्चन में मिस्टेक करवा देगा, ठीक है, क्योंकि कई बार आपसे आपकी वारंटी उसी की अप्रोच ऐसे डाल रखी है, क्वेश्चन की अप्रोच सही और गलत बताइए, ठीक है। और यहाँ पे उसने सोलवेंट लिख दिया ना, तो गलत है स्टेटमेंट, कोई चक्कर नहीं है, सॉल्यूशन होना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी हम बताएंगे तो सॉल्यूशन की यूज करेंगे, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन में तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, ये आपकी मोलैरिटी का सिग्निफिकेंस होता है। और जब भी किसी आपकी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए, तो वो तापमान पे डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। जो मोलैरिटी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और जो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो मोलैरिटी है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स मोलैरिटी बट नॉट अफेक्ट्स मोलैलिटी। हालांकि ये नॉर्मेलिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी को अफेक्ट करता है। मोलैलिटी मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता। मोलैरिटी मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को क्या इफेक्ट नहीं करता? टेम्परेचर। लेकिन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को आपका तापमान प्रभावित करता है। ओके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज की हमारी 3 बातें, पहले रेड सेल के बारे में, दूसरी सॉल्यूशन के बारे में, और तीसरी आपकी 3M का सिग्निफिकेंस। चलिए 4th पॉइंट देखें, पढ़े क्या 4th पॉइंट? ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखें डिस्कस करके।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या खास बात है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक विशेष प्रकार की एक 8th पता नहीं 9th लेसन होता है +1 का, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होती है। रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है। सुनिए, रिडक्शन का मतलब शुरुआत में समझते थे, बोला हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक, हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक, ठीक है। बोले अगर किसी सब्सटेंस, किसी एटम के साथ मान लो हाइड्रोजन जुड़ गई, किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो हम कहते थे रिडक्शन हो गया, ओके। या ऑक्सीजन, मान लो ये ऑक्सीजन है, जिसका जुड़ी हुई अलग हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन में यहाँ पे प्लस ऐड होएगी भाई, ये माइनस हो जाए, रिमूवल। आई की कहानी समझ में? हाँ। ऐसे ही रिडक्शन को डिफाइन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को ले, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जब हमने हाइड्रोजन के साथ डिफाइन किया, देखिए हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ पे मैंने प्लस का इस्तेमाल किया था फॉर ऐड की एडिशन, ठीक है। लेकिन इसने कहानी एक बार बताती, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एक प्लस एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ओ नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाता है जी? रिडक्शन। दो डेफिनेशन हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना उसका रिडक्शन हो जाता है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। ये कहानी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन समझ में आई बात? थोड़ी सी ध्यान से। एटम या फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब कोई एक्सेप्ट कर लेगा ना, जिसने एक्सेप्ट किया उसका रिडक्शन हो जाएगा, ओके। फिर हमें बताना है इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो समझ लेना उसका क्या हो गया? रिडक्शन। ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले ले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए उसका रिडक्शन होगा। ठीक है जी, क्लियर है? फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। भैया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को निकाल दो भाई, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिएगा, ऐड के लिए यूज कर रहा हूं मैं प्लस का निशान, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा तभी तो एक्सेप्ट करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। आई की बात समझ में? हाँ देखो भाई, तो जो ऑक्सीडेशन है आपका सिंपल में, जो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लॉस। जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस उसका ऑक्सीडेशन। इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहानी है? ऑक्सीडेशन के अंदर जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है जी, ठीक है। ये बात थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड से निकालते हैं। वहां पे एक नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, जो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 1 मोलर कंडीशन पे बताते हैं। जब आप मोलैरिटी चेंज कर देते हैं तब जो इक्वेशन आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बताएगी वो होती है नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हल्का सा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देख लिया। आई के बात समझ में? अब आगे सुनिए भाई,
तो हमने रिडक्स पढ़ लिया। अब वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसे कहते हैं रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ले रहा होगा, एक एलिमेंट छोड़ रहा होगा। ओके जी, एनी डाउट देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये था हमारा चौथा पॉइंट। चौथा ही हो गया, हाँ 4 हो गए भाई। 5वीं कहानी पढ़ेंगे हम, अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे। 5वीं कहानी हम कार्बोहाइड्रेट की पढ़ रहे। शुगर आया था ना, चीनी, कार्बोहाइड्रेट की पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वो पोषक तत्व, याद है क्या कुछ? कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होता है या फूड का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। आलू हमें बहुत पसंद है और उसमें कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका पोषक तत्व है बड़ा अच्छे वाला, जो आपके फूड में प्रेजेंट होता है। आलू में बहुत सारा। देखिए भाई, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये बताना है जी। कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कुछ तो है भाई, हाँ कुछ तो है। आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे लेफ्ट और राइट। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या कीटोन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी या तो क्या होंगे? एल्डिहाइड होंगे वो, या क्या होंगे आपके? कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। खास बात ध्यान से बताऊंगा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं भाई। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसमें जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये डेफिनेशन होगी। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस और प्रेजेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मोनोमर, जैसे आपकी ग्लूकोज जनरली मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स में आपका मोनोमर का काम करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज की कितनी यूनिट है ये हम पता कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो 3 प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर रखा है। दैट इज, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। पहला क्या है आपका? मोनोसैकेराइड। दूसरा इज, दूसरा सैकेराइड, मतलब दूसरे में हम ओलिगोसैकेराइड डिस्कस कर लेते हैं भाई। ओलिगोसैकेराइड, स्पेलिंग तो सैकेराइड की समझ गए होंगे आप। ठीक है, नंबर 3 पे आपका पॉलीसैकेराइड। जो आपका मोनोसैकेराइड होता है, इसमें ग्लूकोज की 1 यूनिट होती है। यानी ग्लूकोज हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हम फर्दर जिसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसकी 1 यूनिट होगी। समझ में आई? सही तरीके से डिफाइन करें तो आप ये समझिए, आपके पास मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। दैट इज मोनोसैकेराइड। ये आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है। ठीक है जी, मन्नोज, आइडोज, टैलोज ये भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हम आपको 3 ही पढ़ने हैं। कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, याद रखने 3 एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड कौन कौन भाई? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। इसके अलावा एलोज, एल्ट्रोज, आइडोज, टैलोज, मन्नोज, ये भी आपके क्या है? मोनोसैकेराइड। बता दी मैंने आपको। हाँ, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 यूनिट प्रेजेंट होती है, लेकिन 10 यूनिट हो सकती है मोनोमर की। ठीक है, लेकिन जो हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं ना, खाते भी हैं, जिसको बड़े कर करके खाते हो आप, डाइसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे अपन? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टूटने पर जब उनका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो 2 यूनिट देंगे भाई मोनोमर की। मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट देंगे? 2। मोनोमर नहीं, आप ज्यादा बेटर टर्म यूज करिए, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट दें। ठीक है, जैसे कि आपका सुक्रोज, केन शुगर, चीनी के दाने फक्का मार मार के खाते हो जो आप, बहुत पसंद है ना, मीठा सच्ची बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो जो आपका
सुक्रोज केन शुगर होता है वो दो मोनोसैकेराइड से बना होता है, दैट आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज किससे बना होता है भाई? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाती है? सुक्रोज। क्या बनाती है जी? सुक्रोज। दूध में शुगर होती है कौन सी? लैक्टोज। क्वेश्चन बता रहा हूं। मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? भाई आईपीएस आईएएस तक पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। और जनरल सीजीएल एसएससी में जो सिंपल साइंस आता है ना, कलर वगैरह के एग्जाम में नॉर्मल, वहां पूछी जाती है चीजें। ठीक है। हाँ, लैक्टोज के अंदर, लैक्टोज पहले कहां पाई जाती? दूध में मिलती है लैक्टोज शुगर, जो एक डाइसैक्राइड होती है, दो मोनोसैक्राइड से बनी होती है। कौन सी से भाई? वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कौन बनती है? कौन? लैक्टोज। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी माल्टोज। लैक्टोज आपकी क्या है? डाइसैक्राइड। सुक्रोज क्या है? डाइसैक्राइड। एक होती है आपकी क्या? माल्टोज, केवल ग्लूकोज से बनती है वो, दो मोनोसैक्राइड ग्लूकोज होती है माल्टोज के अंदर। ठीक है। उसी से हम ग्लूकोज, माल्टोज से हम पहले ग्लूकोज बनाते हैं, फिर जाइमेज देते हैं, याद है, इथेनॉल में कन्वर्ट करें। देखिए कंसेप्ट को घुमाना है भाई। ठीक है। देखिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप सोचे पहले हाँ ठीक की बात होती है कि एक टॉपिक पढ़ लिया फिर हम दूसरा पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप साथ में इंटरमिंगल कर देंगे, उस चीज को इंटरमिक्स कर देंगे ना, अच्छे से घुमा घुमा के खुद के दिमाग को भगा भगा के खुद को प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे। ओके जी, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ऐसे ऐसे मिक्स करना है, आपको पता नहीं चला ना कि क्या हो रहा है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड क्या था, जिसमें भाई एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कह सकते हो आप, दो या दो से ज्यादा, दो तो डाइसैकेराइड में आ गया ना, दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट थे। ऐसा जो कार्बोहाइड्रेट उसे क्या कहते हैं? क्या? पॉलीसैकेराइड। तीन एग्जांपल देने कम से कम। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, तो तीनों के, मोनो के, डाई के और पॉली के, तीन एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जो आपकी स्टार्च होती है वो भी ग्लूकोज से बनती है, जो आपकी ग्लाइकोजन होती है वो भी ग्लूकोज से बनती है, जो सेल्यूलोज होती है वो भी किससे बनती है? ग्लूकोज। ठीक है। तो तीन आपके पास मोनोसैकेराइड है, फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज फ्रुक्टोज एंड द थर्ड इज गैलेक्टोज। तीन आपके पास डाइसैकेराइड है, द फर्स्ट इज सुक्रोज, द सेकेंड इज लैक्टोज एंड द थर्ड इज माल्टोज। तीन ही आपके पास पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है, तीन तो याद होने चाहिए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तीनों की बात कर लेते हैं। स्टार्च, पौधे में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? मड के रूप में, सुना? मंड के रूप में, जैसे स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है जी। आप में नहीं होता तो आप में किस फॉर्म में होता है? एनिमल्स में किस रूप में होता है? हम पशुओं में आते हैं ना, एनिमल्स में आते हैं। समझ गए बाकी आप? तो बताइए, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है आपके अंदर भोजन। ठीक है बात। हाँ, सेलुलोज की कहानी, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है सेलुलोज, पता है आपको? हाँ, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जी मैक्सिमम अमाउंट में हमारे बायोस्फीयर के। ठीक है। कौन? सेलुलोज। और वही बात, पहले नंबर के आदमी को तो सब जानते हैं, बताइए सेकंड नंबर का कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाया जाता है? दैट इज काइटिन। वो क्या है भाई? काइटिन। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, उनका जो स्केलेटन ऊपर जो काइटिन की सरफेस होती है कॉकरोच के अंदर, पूरी बॉडी के ऊपर, काइटिन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक। ओके। हाँ, तो ये थे आपके पॉलीसैकेराइड। और इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट आज के कंप्लीट होते हैं। केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए भाई, कंसेप्ट बनाइए, याद रखिए, टाइम दीजिए। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और टाइम देने के एक बार, अगर आपने एक बार अच्छे से टाइम लगा दिया ना, अच्छे से पढ़ा, तो फिर आप क्या है कि अगली बार जो सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो हमारा ब्रेन काफी एक्टिव है। बहुत मिस्टीरियस, अद्भुत कलाकारी है भाई हमारे बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है। कैसे भी बनी, जो आपके मिस्टीरियस फोर्स लगे हुए हैं ना हमें बनाने में, उसका। तो आपका ब्रेन यही बात समझता है।
तो अपने ब्रेन के प्रिंसिपल को समझिए, बार बार इसको रिपीटिशन दीजिए, रट्टा मारिए, समझ के रट्टा मारिए। आई बात समझ में? रट्टा बार बार रिपीट, एक कोई चीज होगी तो पक जाएगी जी, सीधी सी बात है। रोज घर में एक ही चीज पर एक ही रास्ते पे जाते हो तो पता चल जाता है क्या करना होता है, और पकते जाओगे और पकते जाओगे। ठीक है, तो इसको हर पहलू पे अप्लाई कर दीजिए ना लाइफ के, चाहे कितने भी बड़ी चीज हो। आप धीमे धीमे जैसे उसको करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपको याद होती रहेगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, तो क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने यूनिट सेल पढ़ी थी। मैटर के अंदर छोटी एटम होती हैं, सॉलिड के अंदर आपकी यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल के पैरामीटर एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल होते हैं। क्यूबिक में तीनों लेंथ बराबर होती हैं, एंगल बराबर 90 के बराबर। ट्राइक्लिनिक में दोनों पे काटा 2 हो गई। ट्राइगोनल में समबाहु त्रिभुज ABC बराबर हो गई, अल्फा बीटा 60 के होते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर हो गए, 90 बराबर नहीं होंगे। टेट्रागोनल में A बराबर B नोट C होता है, एंगल तक सीधे बराबर होते हैं भी। जो हेक्सागोनल में A बराबर B नोट C, ये टेट्रागोनल हेक्सागोनल मिलते जुलते हैं। उसके बाद उसके अल्फा बीटा 90 के बराबर होते हैं, गामा 120 का होता है। तो इस तरीके से 5 हो गई, 2 रह गई आपकी। एक तो आपकी रह गई मोनोक्लिनिक, एक ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में भुजाएं बराबर नहीं होती, एंगल स्टिक होते हैं, बराबर होते हैं। एक अब आपका लास्ट मोनोक्लिनिक, भुजाएं बराबर नहीं होती, और क्या बराबर होते हैं? अल्फा और गामा 90 के बराबर होते हैं, बीटा 90 के बराबर नहीं होता। तो ये कहानी। फिर हमने सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर होता है केमिकल नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का। ग्लूकोज पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, घुल जाती है। ये भी छोटे छोटे टॉपिक, ये जो बात मैंने बोली ना अपने आप में, देखिए कोई भी बात होती है ना, जब उसको डीपली देखते हैं बहुत बड़ी बात होती है, उसको अर्थ निकालने लग जाए तो फिर हमने अर्थ निकाला ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी नाम लिया हमने। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सोल्यूट को डालते हैं सोलवेंट में, तभी ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है जी आपकी। वेंटो फैक्टर भी आएगा इसमें, पढ़ेंगे आप कंसंट्रेशन टर्म। फिर मतलब निकालेंगे 3m का। 3 मोल है भाई 1 लीटर सॉल्यूशन, ये ध्यान रख लेना सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर हमने क्या किया था फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में भी हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने फोर्थ पॉइंट पे? क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन की बात कौन सी आती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन चलता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? H+ का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन ले ले उसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम हो जाए रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है? फिर बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जो हमारा 5th पॉइंट था, दैट वाज मोस्ट जीनियस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। जो फूड के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस की टूटेंगे नहीं टूटेंगे 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एग्जांपल हैं। डाइसैकेराइड जिसके 2 यूनिट मोनोसैकेराइड से बनी होती हैं, हाइड्रोलाइसिस करके 2 यूनिट देते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होते हैं। माल्टोज, ग्लूकोज दोनों यूनिट। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपकी किसके लैक्टोज में होती है, और सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे जो आपका पॉलीसैकेराइड होता है, उसके अंदर आपकी मैनी यूनिट्स होती हैं। जैसे 3 है आपके पास, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज से बना होता है, मैनी यूनिट्स अल्फा होती है, अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ध्यान रखिएगा सेलुलोज जो होता है वो ब्रांच नहीं होता। हाँ ठीक है, उसकी 1,4 लिंकेज होती है, ब्रांच नहीं होता। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ये आपके 5 पॉइंट थे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।